चलो हम लोग शुरू करते हैं धातु और अधातु में लेक्चर नंबर 6, है ना। चलो, वक्त बार बार आता है इस पानी को ठुकराने वाले तेरे नसीब में पानी। आदित्य मत इसको पानी को ठुकराता है। चलो हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे धातु में रासायनिक गुण पढ़ चुके थे ना, कि धातु जो है धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कौन सा गैस निकालेगा? ऑक्सीजन से करे तो OH निकाला है, मारेंगे जा पर कोई और गैस नहीं निकलता है। जब जल से भी क्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? चलो अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं अपने, है ना। देखो क्या है टॉपिक मेरा, क्या है जी, कि धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, है ना। यानी धातु की अन्य धातु के लवण का विलयन। विलयन का मतलब क्या? कोई घोल, है ना। जैसे मान लो कि ये हम क्या लिए हुए हैं, एगो विलयन लिए हुए हैं इसे, है ना। एक में डाला गया है क्या? कॉपर सल्फेट। क्या डाला गया है जी? कॉपर सल्फेट। आई कॉपर सल्फेट में ऊपर से क्या डाल देते हैं? जिंक डाल देते हैं। ये कॉपर सल्फेट है। क्या है जी? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था पहले? नीला था, है ना। देखना, अब बताओ पहले कॉपर यानी जेड है ज्यादा अभिक्रियाशील है कि कॉपर ज्यादा क्रियाशील है? जिंक ज्यादा क्रियाशील है। तो पढ़ा था ना एकल विस्थापन। तो क्या करेगा? इसको हटा देगा, इसको विस्थापित कर देगा। यहाँ पर कॉपर को कहा कर देगा जी? यहाँ पर विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा, है ना। और इसका जगह हवा कौन ले लेगा? जिंक ले लेगा। और देखो कैसा हो गया? जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया ना। यानी हम यहाँ पर क्या देखे, तो जिंक को अगर डालेंगे कॉपर सल्फेट में डालते हैं तब क्या बन जाता है जी? जिंक सल्फेट। पहले इसका रंग कैसा था? नीला। अब कैसा रंग हो गया है? रंगहीन हो गया है। यानी समझा कि जब धातु के विलयन में अगर हम लोग धातु डालते हैं और वो धातु ज्यादा क्रियाशील है, तब क्या करेगा? उस विलयन में से उस धातु को हटाकर उसके सल्फेट से क्या कर लेगा कि वो अभिक्रिया कर लेता है ना। देखो, जब जिंक धातु एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है और क्या बन जाता है? जिंक धातु वहां पर जम जाता है ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोहा है। क्या है जी? लोहा, है ना। ये लोहा क्या है? ये लोहा में एगो ऐसा विलयन है, वो एक जो कौन सा विलयन है बताओ? कॉपर सल्फेट ही है ना। कौन सा सल्फेट है जी? कॉपर सल्फेट ही है। एक में हम लोग क्या डालेंगे? Fe डालेंगे, यानी लोहा डालेंगे। जब लोहा डालेंगे तो क्या बन जाएगा? बिहान आता तुम दुकान आ गए हो। देखो तो पहले इसका रंग कैसा था? पहले भी नीला था। अब जैसे ही इसको में डालेंगे ना, इसका रंग कैसा हो जाएगा? इसका रंग लगभग हरा होने लगेगा। कैसा हो जाएगा जी? देखो ऐसे रंग कैसा होने लगेगा बताओ? हरा होने लगेगा, है ना। यानी यहाँ पर बन जाएगा क्या? FeSO4 बन जाएगा। और इस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा जी?
हरा हो जाएगा, और कॉपर सल्फेट कहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या लिखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट में क्या करते हैं, लोहा यानी आयरन डालते हैं, तब कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे गायब होकर कैसा रंग बन जाता है जी, हरा। और ये क्या बना देगा, फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा, और कॉपर धातु क्या हो जाएगा, इसके पिंडी में बैठ जाएगा। समझा ना, ये लिखा जाएगा तुम लोगों से ना। अगला दिन से थोड़ा सा कॉपी पेन लाना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है जो नोट्स में नहीं लिख के हम दे सकते हैं, लिखा लेगा, समझा। क्योंकि देखो हम यहाँ से इसको मान लो यहाँ पे डाल रहे हैं एन में, तो यहाँ पे प्लस नहीं ऊपर चढ़ा पा रहे हैं नोट्स में, समझा। हमारे पास उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एकरा में प्लस ऊपर चढ़ा पाए। प्लस इतना हो गया, या मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया, या हम ऐसे प्लस और Cl माइनस ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने मेरे पास उतना नहीं है, समझा। मोबाइल से उतना नहीं हो पा रहा है, जब इतना नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है मेरे से भाई, मेरे से नहीं, मोबाइल से जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं ना उस पर नहीं होता है, और जिस फंक्शन को लैपटॉप पर करेंगे ना तो ये सब हो जाएगा, और हमारे पास लैपटॉप है नहीं, समझा। आई एम गरीब आदमी। तो आप लोग जो तो नहीं चलता है बढ़िया से, काम नहीं कर पा बढ़िया से, समझा। उसके लिए समझेंगे हम लोग को 30-35 हजार रुपया फंसाना पड़ेगा, और हम लोग के पास 35 रुपया है ये नहीं, कहां से फंसाएंगे, ठीक है। तो देखो, तो आप लोग परसों से कॉलम कॉपी भी थोड़ा सा, मतलब कॉलम भी लेके आना है और कॉपी भी लेके आना है, और लिखते चलना है साथ साथ, समझा ना। तो अब देखो, तो ये समझ में आया ना कि जब एकान में डालेंगे फेरा सल्फेट, बताओ क्यों हटा दिया इसको, ये ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है ना जी, ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा कर क्या करेगा, हरा यानी फेरस सल्फेट का निर्माण कर देगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये है Ag यानी सिल्वर से क्या होता है जी, सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील कौन है, कॉपर है। तो यहाँ पर देखो इसका रंग कैसा होता है, सिल्वर नाइट्रेट का रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट का रंग कैसा होता है जी, रंगहीन। जैसे ही देखो ये एक विलयन था, कैसा रंगहीन मिले, चलो मान लो रंगहीन है, कहा बिलियन है, मान लो कि बिलियन है, ठीक है। अब एक में क्या कर लेंगे हम लोग, एक में जैसे ही डालेंगे ना तो कैसा हो जाएगा, जैसे ही एकरा में कॉपर डालेंगे, क्या डालेंगे जी, कॉपर, इसका रंग क्या कैसा हो जाएगा, बताओ, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, नीला। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। यानी सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग क्या डालेंगे, कॉपर डालेंगे, तो क्या बन जाएगा जी, कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करता है, समझा है। देखो ओरिजिनली में सब ऐसे रहता है, CuNO3 ऐसे लिखाता है, लेकिन उतना अच्छा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो मैं सही नहीं लिखते, समझी, समझी, वो समझी। चलो अब उसके बाद देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, अधातु। अधातु किसे कहते हैं छोटी, अधातु किसे कहते हैं, ओकर जस्ट उल्टा, धातु के जस्ट उल्टा क्या, कि वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक न होता है तथा चमक भी उसमें नहीं होता, उसे क्या कहते हैं जी, उस तत्व को अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उस तत्व को अधातु कहते हैं। याद रखना, अब तक अधातु की संख्या कितना है, 20, लेकिन तुम्हारे भारतीय भवन में कितना दिया गया है, 22 दिया गया है, समझा। सब एनसीईआरटी समेत है,
समझा। तो अगर मान लो कि वहां 22 अगर देवल रहे और 20 देवल रहे तो मार देना कहाँ पे, और नहीं तो खाली 20 देवल रहेगा तो 20 ऐसे गिनने पर कितना होता है, 20 को आता है, गिनने पर 20 को आता है। देखो कैसे ये हो गया ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक सेकंड ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। कई को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20। समझा। गिनते हैं तो 20 को आता है, समझा। लेकिन क्या होता है 22 को देने है, पता ना कैसे 22 को कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें से ना 11 को क्या रहता है जी, 11 बोले 20 को अधातु है, हम 20 को अधातु तुमको बताइए, समझा। जगह में से 11 को गैस के रूप में रहता है, समझी। कौन कौन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 9 9 10 10 10 क्या रहता है सब, सब के सब गैस अवस्था में यानी गैसीय अवस्था में रहता है। कितना रहता है जी 11 को अधातु कौन सा अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है, समझा। क्या ट्रांसलेटियम मेटल उसका नाम है, उसका मतलब तो जो तो नाम सोनू है तो सोनू नाम है, बस काम खत्म। इधर देखो पहले, तुम्हारा नाम का हिंदी क्या है, तुम्हारा नाम का हिंदी क्या है, वही नाम है, उसका भी वही नाम है। अब देखो और एक में से एक कौन रहता है, यानी अधातु में से कई को 11 को क्या रहेगा गैसीय अवस्था में, और एक क्या रहेगा ये वाला जी, हरी वाला सिर्फ और सिर्फ द्रव अवस्था में रहता है। यानी ब्रोमीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, देखो यानी हम इसमें बोले तो 11 किस में रहेगा जी, गैसीय अवस्था में, और सिर्फ ब्रोमीन जो होता है क्या रहता है में, द्रव अवस्था में रहता है, और बाकी जितना बचा उतना क्या हो जाएगा, वो ठोस अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, देखो अधातु के गुण, यानी अधातु के पहले भौतिक गुण देखेंगे, यानी ऊपरी ऊपरी जो भी एक नेचर होगा, क्या क्या मतलब कर सकता है, उस सब के बारे में देखेंगे। अधातु के निम्नलिखित गुण है, पहला भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में भी बता रहे कि क्या 11 को क्या रहता है, गैस में रहता है ना, और एक क्या रहता है, द्रव में रहता है, अब बाकी जो बचा कै गो 8 गो नजी, तो क्या रहेगा, ठोस अवस्था में रहता है। समझा, कोई दिक्कत, यानी कै गो रहेगा 11 को किसमें, गैस में, एक कौन, ब्रोमीन कौन रहेगा, द्रव में रहता है। तो पूछ देगा कौन सा अधातु किसमें रहता है जी, द्रव अवस्था में रहता है, तो उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। बाकी सब क्या रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब क्या रहता है, ठोस अवस्था में, ब्रोमीन क्या रहता है, द्रव अवस्था में। यही सब यहाँ पर लिखल है। ठीक है, अब देखो धातु जो अधातु जो होता है भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है ना कि अगर एक बार मारें तो चकनाचूर हो जाएगा। जैसे में खल्ली को जैसे मारेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। समझा ना। तो याद रखना क्या कि यहाँ पर जो भंगुर होते हैं वो अपना मतलब उसको पीटा जाता है तो वो अपने आप को मतलब फैलाता नहीं है, या वो उसको खींचते हैं
तो वो क्या होता है, वो लमड़ता नहीं है, वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है या वो चकना चूर हो जाता है। ठीक है, अधातुएं भंगुर होते हैं, समझा, जिससे चादर यानी क्या है, चादरे एवं तार नहीं बनाए जा सकते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता नहीं होता है। इसको पीटने पर क्या हो जाएगा जी, चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, एकरा में चमक नहीं होता है, अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होता है, लेकिन कुछ क्या होता है, अपवाद, जैसे में ग्रेफाइड, हीरा और आयोडीन, ये सब क्या होता है जी, चमकीला होता है। याद रखना कि हीरा, आयोडीन, आयोडीन हाँ चमकता है। और फिर क्या है, फिर है कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये सब क्या होता है जी, चमकता है। ठीक है, यानी तीनों को छोड़ा के बाकी सब क्या रहता है, गलती गाली दिए, सही तो है, तौल है तो। ठीक है, देखो यानी क्या है कि तीनों को छोड़ा के बाकी सब के सब क्या होता है, वो चमकता नहीं है। ठीक, अब उसके बाद देखो उष्मा एवं विद्युत का चालकता, तो याद रखना ए को छोड़ा के बाकी सब क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। सब अधातु क्या होता है जी, सब अधातु विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या होता है सोनू, जेकरा से करंट फ्लो यानी करंट प्रवाहित नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, कुचालक। और सुचालक का मतलब क्या होता है, जेकरा से करंट एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सुचालक। यानी एकरा में एगो अपवाद है, क्या है जी, अपवाद है। कौन है अपवाद, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है जी, अपवाद है, जो क्या करता है, जो विद्युत को सुचालक होने में यानी विद्युत को प्रवाह करने में मदद करता है। समझी, समझी सुनू। अब उसके बाद देखो यहाँ पे द्रव्यनांक और कथवनांक है ना, तो देखो द्रव्यनांक और कथवनांक अधातुओं क्या होता है जी, निम्न होता है। निम्न का मतलब क्या, बहुत कम होता है, बहुत कम रहेगा, समझा। यानी याद रखना जितना भी अधातु होते हैं यानी उसका द्रव्यनांक क्या होता है, और कथवनांक बहुत कम। और धातु में क्या पढ़ रहे थे हम, नहीं धातु में हम लोग पढ़ रहे थे कि धातु का द्रव्यनांक और कथवनांक बहुत उच्च होता है ना। और इसका क्या होता है, निम्न। अंतर अगर लिखने के लिए धातु और धातु में आएगा तो नहीं लिख देगा, उसका द्रव्यनांक होता है क्या, ज्यादा, इसका द्रव्यनांक कम होता है। अपवाद में होता है कि कुछ ओका में अपवाद होता है, कुछ एकरा में अपवाद है ना। अपवाद में कौन है जी, ग्रेफाइट। इसका क्या होता है, कथवनांक और द्रव्यनांक दोनों उच्च होता है। उच्च का मतलब क्या होता है जी, ज्यादा होता है। ठीक है, फास्फोरस का देखो कितना होता है द्रव्यनांक, 44 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना कथवनांक कितना होता है, 281। सल्फर कितना होता है, 114, इसका कितना होता है, कथवनांक कितना होता है, 444। ठीक है, ब्रोमीन का कितना होता है, -7 डिग्री सेल्सियस, और 60 डिग्री सेल्सियस पे गैस के रूप में बन जाता है। ठीक है, कथवनांक है। ऑक्सीजन क्या रहता है जी, -229 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्या इसका द्रव्यनांक। और कथवनांक कितना रहता है इसमें, -183 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर देखो ग्रेफाइड कितना ज्यादा है ना। ग्रेफाइड क्या है, हाँ ग्रेफाइड क्या है, कथवनांक बहुत ज्यादा है, द्रव्यनांक भी ज्यादा है और कथवनांक भी ज्यादा है। कितना, 3550, और ये कितना है जी, 4827 है। देखा कितना बहुत ज्यादा है ना। तो ये याद रखना है कि इसका क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब है कठोरता, है ना। अधातु मुलायम होती है
जितना भी अधातु होता है सब के सब क्या होता है, मुलायम होता है। सीधा बैठो, है ना। उदाहरण के लिए सल्फर मुलायम है, फास्फोरस मुलायम है, जबकि कार्बन के अपरूप हीरा क्या है जी, बहुत ही कठोर। अगर तुमको तत्व में, अगर अधातु में पूछा जाए कि सबसे कठोर अधातु कौन है तो क्या बोलेंगे, हीरा। अगर तुमसे ये भी पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है तो हीरा है। समझा, हीरा बहुत कठोर होता है, ठीक है। यानी देखो, या क्या बोला यहाँ पर, क्या बोला कि हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है ना। तो ये सब तो बहुत आसान है कि हीरा कठोर होगा, बाकी हीरा को छोड़ के बाकी सब क्या होगा जी, सब के सब मुलायम होगा, है ना। ग्रेफाइट छोड़ दो, है ना, बाकी जितना सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, और भी कोई धातु है तो क्या होगा, वो सब के सब मुलायम रहेगा, ठीक है। अब बोलना कि मुलायम का मतलब क्या होता है, तू पूछ सकता है, तो क्वालिटी है पूछने का जी। अब देखो यहाँ पे, अब है घनत्व। तो देखो धातुओं में घनत्व हम जब पढ़े थे तो धातु में घनत्व क्या था, बहुत ज्यादा था, और अधातु में घनत्व क्या होगा, बहुत कम होगा। यहाँ इधर फास्फोरस, फास्फोरस कितना होता है 1.6282, हाँ। सल्फर कितना होता है 2.07। फिर क्या है यहाँ पर, ग्रेफाइट का 2.22, और हीरा क्या होता है 3.51, है ना। ये होता है इसका घनत्व। अब अधातुई धमनी, अब बताओ एक लड़का क्या खलिया पर ऐसे मारेगा तो आवाज करेगा, वो नहीं ना करेगा। यानी हथौड़े से पीटने पर अधातु में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, समझा। अधातु से देखो, जब पढ़ाते तो हंसी छूटता है, बाद में फिर तुम्हारा जो होता है ना, अभी सब तो फिर देखो जैसे हथौड़ा पड़ता है वो चूर चूर हो जाता है। कहने का मतलब वो नहीं है, अगर तुम यहाँ मारेगा हथौड़ा ना तो ये वाला जो होना चाहिए कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। हम यहाँ पीट रहे हैं तो यहाँ पर आवाज आना चाहिए, उसको बोलते हैं आधात, क्या ध्वनि बोलते हैं, चाहे धातुई ध्वनि बोलते हैं। लेकिन जैसे ही पीटेंगे ना इसको, यानी अधातु में जैसे ही पीटेंगे ना तब क्या हो जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाता है आवाज, समझा। चलो उसके बाद देखो, यानी क्या होगा जी, जब अधातु पर पीटेंगे तो क्या होगा, ध्वनि नहीं निकलेगा और ये चूर चूर हो जाएगा। अब देखो विद्युत का ऋणात्मकता, अधातु जो होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के सब विद्युत का ऋणात्मक होता है। कैसे ऋणात्मक होता है, विद्युत का ऋणात्मक कैसे होता है बताओ, हमें बताए थे कैसे होता है। मैं कोई बुक पढ़ के आया था, पढ़ के आया था, मारेंगे 10 उलट के चले गए। देखो तो पहले, जैसे में क्लोरीन है, ये क्या है, अधातु है ना। एकल कितना होता है परमाणु संख्या, 17 होता है। कितना होता है जी, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 8, 7। ये क्या करेगा, ये कोई भी धातु से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि इसको क्या करना होता है, अपना अष्टक पूरा करना होता है। क्या होता है जी, ये चाहता है कि हम अपना अष्टक को क्या कर ले, पूरा कर ले, और पूरा करे क्या बन जाए, हम अक्रिय बन जाए, ठीक ना। तो ये क्या करेगा,
ये मान लो कोई भी धातु से क्या करेगा जी, एगो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। कोई भी अधातु से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। आई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 और 8। अपना अष्टक पूरा कर लिया ना, अष्टक पूरा कर लिया तो, लेकिन क्या बन गया, ये विद्युत का ऋणात्मक बन गया, यानी पर माइनस चार्ज आ गया। क्यों आ गया माइनस चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये विद्युत का ऋणात्मक हो जाता है। समझा। ऐसे ही और भी होगा, ठीक ना, जैसे फ्लोरीन हो गया, ये भी में ऐसा ही ये विद्युत क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। वैसे ही ब्रोमीन हो जाएगा, है ना। फिर ऑक्सीजन है, तो देखो ऑक्सीजन में क्या है, कितना है परमाणु संख्या, 8 है। तो 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 6। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, 2। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और लेकर क्या बना देगा, 2 माइनस बनाएगा। क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन 2 यानी 2 माइनस बना देगा। इस पे ऑक्सीजन पर कितना आया, माइनस 2, यानी इतने अष्टक को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा जी, 2 गो लेगा। 2 गो इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे 2 माइनस आ जाएगा। ये देखो विद्युत का ऋणात्मक हो गया ना। हाँ, लगभग सब लेता है, क्योंकि इसके क्या होता है, देखो अधातु का मतलब क्या, कि जेकरा में 5 से उसके बाहर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। 5 से ज्यादा रहेगा तो अपना अष्टक को पूरा करने के लिए 5 को इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं ना सकता है, वो 3 को ले लेगा, लेकिन 5 को नहीं देगा। अब तुम्हारा पास रहे 5 रुपया, उसके पास रहेगा 3 रुपया, तो तुम 5 का उसको देने में सक्षम रहेगी। कहा तुम्हें हमको 3 रुपया दो, तो ध्यान हम तुमको दे देंगे, कहेगी ना। उसी प्रकार से यहाँ पे होता है, तब विद्युत क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ क्या, हार्डली 3 गो तक दे सकते हैं, क्या, और ले भी सकते हैं 3 तक, ज्यादा तक नहीं ले सकते हैं। हो गया ना। अब देखो, अब इसका क्या रासायनिक गुण, ठीक है। अधातु में ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है जी, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। कैसा रहेगा इसका ऑक्साइड जी, अम्लीय ऑक्साइड रहेगा। जब अधातु जो होता है ना, क्या करता है, अम्ल से किसको से अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कैसा निर्माण करेगा, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है। ये ऑक्साइड क्या होता है जी, ये ऑक्साइड जल में घुल कर अम्ल बनाता है। जैसे देखो कार्बन है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो किसका निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। इसका गुण कैसा होगा जी, अम्लीय। कैसा गुण होगा इसका, अम्लीय गुण होगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, सुनो पहले, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा। जल से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेगा। क्या पूछ रहा था, तो छोड़ो दूसरा तब तक। देखो यहाँ पे पहले सांद्रो देखो, यानी अभी क्या बतलाए कि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अधातु का ऑक्साइड। इसका अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, प्राकृतिक में अम्लीय होता है, ठीक है। ये अधातु का ऑक्साइड क्या करेगा जी, जल से अभिक्रिया करे किसका निर्माण करेगा, अम्ल का निर्माण करेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो सल्फर, सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 360 डिग्री सेल्सियस पे।
और ये क्या बना रहा है, सल्फर ऑफ डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा जी, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक सेकंड, सॉरी, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा, ठीक ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। किसका निर्माण करेगा, सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करेगा, ठीक है। देखो, अधातुओं के कुछ ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्या होता है जी, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड आदि, ये सब क्या होता है, लिटमस पेपर पर उदासीन होते हैं। देखो ये भी क्या है, ये भी जो है प्लस और O, यानी ये अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना रहा है जी, N2O बना रहा है। फिर ये नाइट्रोजन है और क्या करके बना रहा है जी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों होना क्या चाहिए था, अम्लीय होना चाहिए था ना जी। क्यों, क्योंकि ये अधातु है। अभी हम क्या पढ़े कि अधातु में, अधातु को जब हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो वो अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ पर गुण इन तीनों का बदल जाता है। कैसा हो जाता है जी, जब लिटमस पेपर पर डालते हैं ना, तो ये कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो तुमको याद रखना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और कौन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या होता है, लिटमस पेपर पर डालने पर उदासीन होता है। हम तुम लोग से पूछे थे वो बात, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, पूछे तुम तो ना, बताओ जल्दी, ऐसा तो मालूम करने निकल है। हाँ P4 वो मतलब है ना, रुक जाओ, हमको नहीं आता, तुम बताओ, मतलब आएंगे भी, रुको ना बताते हैं। देखो अब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, अधातु का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, समझा। अधातुओं को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जी, क्लोराइड का निर्माण होता है। याद रखना, जब अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, क्लोराइड। याद रहेगा ना, जब धातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, क्लोराइड बनता है। जैसे में P4 एंड फास्फोरस और यहाँ पे क्लोरीन है, जब इसको इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण कर देगा। क्या बनेगा जी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण करेगा, समझा। यानी सीधे याद रखना कि जब एकरा से अभिक्रिया करेगा तो क्लोराइड बनाएगा। अब जौन वहां पे अधातु होगा उसका नाम रहेगा क्लोराइड रहेगा। कई गो क्लोरीन में, तो 1 2 3 गो क्लोरीन है जी, तो 3 के लिए क्या आता है, ट्राई। याद रखना, एक कोई भी तत्व रहेगा या कुछ भी रहेगा तो क्या उसका नाम रहेगा, मोनो। 2 गो रहेगा तो डाई, 3 गो रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्राई, और 4 गो रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। 5 गो रहेगा तो क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटा। ऐसे याद रखना। अब यहाँ पर देखो, जब हम लोग हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत है, यानी जब हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन को किससे करवाएंगे, क्लोरीन से करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, समझा ना। अब देखो यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया, यानी अब का किसको साथ करवाएंगे जी, अधातु को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक ना। जब अधातु को किससे करवाएंगे अभिक्रिया,
जल के साथ करवाएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो यहाँ पे अधातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओ, यानी जब अधातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये भी अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन एकरा में कुछ क्या होता है जी, एक्सेप्शन होता है, एकरा में कुछ अपवाद होता है। याद रखना, लगभग अधातु क्या करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन कुछ कंडीशन होता है, कुछ अपवाद होता है, उस अपवाद के अनुसार क्या करता है, ये अभिक्रिया करता है। जैसे देखो, लेकिन कुछ अधातु ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाते। उदाहरण के लिए सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते तो क्या बनता है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। याद रखना कि जब सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है ना। और किसका निर्माण होता है, क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन दो है ना रे, हाँ, तो डाइऑक्साइड। समझा? तुम इतना याद रखना, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि बताओ ये क्यों करता है अभिक्रिया, क्योंकि ये ऑक्सीकारक अम्ल है। समझा? ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, अब देखो अधातु को किससे करवाना है, अब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो याद रखना, जब अधातु को, यानी अधातु यानी सल्फर क्या है, धातु क्या, धातु अधातु है, इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा जी, क्या, हाइड्रोजन भी अधातु है। तो सल्फर को हम अगर हाइड्रोजन से यानी कोई भी अधातु ले ले और हाइड्रोजन गैस है उसको से अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है, तब याद रखना क्या बनता है, हाइड्राइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी, हाइड्राइड का। यानी देखो जब इसको से करवाए ना, सल्फर को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण हुआ जी, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसी प्रकार नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच संयोग करवाते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है ना। ये नाइट्रोजन क्या है, अधातु, ये क्या है, हाइड्रोजन। इसको 200 दाब पर, 200 वायु दाब पर और 500 डिग्री सेल्सियस और Fe के उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बन जाता है, अमोनिया का निर्माण होता है। समझा? वायु दाब प्रेशर, समझा, प्रेशर जानता है क्या होता है, कप सांद्र। ठीक है, अब उसके बाद देखो अधातु के हाइड्राइड क्या होता है जी, सहसंयोजन बंधन करता है। सहसंयोजन बंधन जानता है, देखो याद रखना, सहसंयोजन का मतलब होना है ना कि सहमति से दो लोग आपस में सहमत होंगे और फिर क्या करेंगे, एक बंधन का निर्माण करेंगे। जैसे में देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है जी, N, और ये क्या है, हाइड्रोजन। कब है, 3 गो हाइड्रोजन है ना अमोनिया में, NH3 में क्या है, 3 गो। तो देखो हाइड्रोजन के पास एक ही गो रहता है ना जी, इलेक्ट्रॉन। अब ये वो दे देगा तो बेचारे के पास कुछ बचेगा नहीं ना। और देखो इसके बाहर कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रहता है, 3 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। कई गो रहता है, 3 गो। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है ना कि कहता है कि हम दोनों एक दूसरे साझा कर लेते हैं कि हम भी आपको दे रहे हैं, आप भी हमको दीजिए, और देकर क्या कर लीजिए, अपना हम काम बना लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ई देगा, एक इलेक्ट्रॉन ई और एक इलेक्ट्रॉन ई, और ऐसे तरह क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, और साझा करके ये बॉन्ड बना लेगा ऐसे। समझा? यही क्या होता है, सहसंयोजन बंधन होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एगो बैल है,
उसके पास जो बैल है, क्या एक बैल से तुम खेती कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा? हल को जोतने के लिए उसको कहा कि देखो, ना मेरा ना तेरा, ना मेरा बैल तुम ले जाएगा, ना तुम्हारा बैल मैं ले आऊंगा। दोनों क्या कर लेते हैं हम लोग? साझा कर लेते हैं। जब खेत जोतना होगा तो क्या कर लेंगे? तुम हमको दे देना बैल, और हम अपने बैल को ले जाते साथ में मिला के हल को जोत लेंगे। और फिर क्या हुआ? जब उसको ये काम होगा तो भी मतलब यही काम करेगा। तो तुम लोग क्या किया? साझा कर लिया, है ना? यानी तुम जो अपना सहमति से अपने बैलों का साझा कर लिया। वही क्या होता है? सहसंयोजन बंधन होता है, यानी सहसंयोजक होता है। क्योंकि अधातु हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है? जिस चीज पे मतलब है, याद रखना, एक में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसी काम क्या करता है? ये अपना ऐसा काम है करता है। ठीक। अब उसके बाद देखो, ऑक्सीकारक गुण, गुण अधातु ऑक्सीकारक जैसा आचरण करता है। यानी अधातु जो होता है वो ऑक्सीकारक के जैसा काम करता है, समझा ना? उदाहरण के लिए फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है जी? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक ऑक्सीकारक होता है, जो जल में जाके ऑक्सीकृत करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। यानी यहाँ पे क्या करेगा? हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को बाहर कर देगा, और ये फ्लोरीन क्या कर जाएगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और किसका निर्माण कर देगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण कर देगा। ठीक है। अब धातु और अधातु में अंतर है, तो इस अंतर आप लोग अच्छा से, हम एक बार खाली बता दे रहे हैं, जो भी अभी तक पढ़ाए हैं वही एकरा में है। क्या है जी? अभी टाइम दे रहे हैं, जा जाएगा। अभी देखो इधर का सुनो, ये अभी जो पढ़ाए हैं ना वही एकरा में सब है। जैसे में देखो, अंतर लिखने में क्या बोलेंगे कि अधातु में एक विशेष प्रकार का चमक होता है, तो एकरा में नहीं होता है। एकरा में चमक रहेगा, एकरा में चमक नहीं रहेगा, लेकिन एकरा में क्या है? कुछ अपवाद है। आयोडीन, ग्रेफाइट और कौन? एगो हीरा, है ना? तो ये क्या है? अंतर है। ऐसे नहीं हो सकता तुम लोग से अंतर, मतलब लिख लेगा ना अपने से, अंतर है। अरे तो तुमको लिख के लाना, हम यहाँ पे थोड़ा सा खाली बता दे रहे हैं। ठीक है। इधर देखो, पहले धातु विद्युत धनात्मक होता है। जब विद्युत धनात्मक होगा तो ये क्या होगा? विद्युत का ऋणात्मक होगा, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है। यहाँ पर देखो, अधातु विद्युत का क्या होता है जी? और उसका का चालक होता है, तो ये क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा। और ये वो किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या होता है जी? ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है कि सुचालक होता है? सुचालक नहीं होता है। हम वही बात नहीं बोल दिए। हम पूछेंगे ऐसे कि चालक, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है कि सुचालक है? सुचालक होता है। ये क्या है? एक अपवाद में आता है। याद रखना कि अधातु उष्मा के क्या होता है जी? और ये क्या होता है? कुचालक होता है ना? और लेकिन एक अपवाद है, हाँ, प्लस चार्ज रहता है, प्लस चार्ज रहता है। साधारण ताप पर धातु क्या रहता है जी? ठोस अवस्था में रहता है ना? किसको छोड़ा के? पारा के छोड़ा के, ट्रांजिशन, है ना? ये सब क्या है जी? ये सब को छोड़ा के, यानी पारा को छोड़ के सब क्या रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा, है ना? अब बाकी देखो, यहाँ पर अधातु जो होता है ये साधारण ताप पर ठोस भी रहेगा, गैस भी रहेगा, और द्रव के रूप में भी रहता है। समझा? यानी ये तीनों अवस्था में रहता है। और एकरा में क्या होगा? खाली मरकरी को छोड़ के बाकी सब के सब क्या रहता है जी? ठोस अवस्था में रहता है। एकरा में अघात व द्रव्यता और तन्यता होता है, और एकरा में नहीं होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर अधातु के घनत्व उच्च होते हैं, तो क्या होता है जी? नीच होते, एकड़ ज्यादा होता है, एकड़ कम होता है। ठीक ना? हथौड़े से पीटने पर धातु क्या होता है जी? ध्वनि उत्पन्न होता है, और एकरा में ध्वनि उत्पन्न
नहीं होता, चूर चूर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे धातु और अधातु के रासायनिक आधार पे वो अभी जो पढ़ रहे तो किस कौन से आधार पर रहे थे, वो सब भौतिक आधार पे पढ़ रहे थे कि इसमें अंतर क्या है। अब किस कौन से आधार पर पढ़ रहे हैं, रासायनिक आधार पर पढ़ रहे हैं, क्या इसमें अंतर क्या है। देखो धातु के परमाणु धनायन होते हैं, लेकिन अधातु के धनायन क्या होते हैं जी, ऋणायन होते हैं, है ना। अधातु के परमाणु कैसा होगा, धनायन, इससे प्लस चार्ज होगा, और इससे क्या होगा, माइनस, ये Cl माइनस होगा, बी आर माइनस होगा, SH2 माइनस होगा, समझा। और एग्जाम में क्या हो जाएगा, CH2 प्लस होगा, K प्लस होगा, Na प्लस होगा, ऐसे हो जाएगा, समझा ना। देखो एकर ऑक्साइड कैसा रहता है और एकर ऑक्साइड कैसा होगा, समझ में आ रहा है। ये अम्ल से अभिक्रिया करे क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अपवाद में है क्या, साधारण अवस्था में अधातु में क्या करता है, अगर साधारण अवस्था निम्न अवस्था रहे तब ये भी अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कोई क्या होता है, मतलब कोई कंडीशन ला के यहाँ पे क्या होता है जी, यह भी अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करे क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अधातु सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है, लेकिन अपवाद में कौन है, लिथियम, ये हाइड्रोजन के साथ संयोग यानी अभिक्रिया करता है। ये कौन है, कैल्शियम करता है, ये भी करता है, और बेरिलियम भी करता है ना। और यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है, और कौन सा बंधन का निर्माण करता है, सहसंयोजन बंधन का निर्माण, सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। ठीक है, अब एक में देखो ये अवकारक होता है, और ये क्या होता है जी, लेकिन अपवाद में कौन है, कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन अवकारक है, समझा ना। कार्बन क्या है जी, अवकारक, जितना भी धातु है वो सब क्या है, अवकारक, सब खाली कार्बन को छोड़ा के जितना भी अधातु क्या है, ऑक्सीकारक। ठीक, कोई दिक्कत।